Hello everyone, I'm Niru, your English teacher. Now let us start second part of lesson fourth, which is a truly beautiful mind. तो डियर स्टूडेंट, हमने इस लेसन में किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कितना पढ़ा था? हम कहाँ तक आ गए थे? वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में। उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो कैसी थी, उन्होंने किससे शादी की, उन्होंने लाइफ में कितनी शादी की, उनके कितने बच्चे थे, उनकी प्राइवेट लाइफ कैसी सक्सेस रही या नहीं रही, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वाइल आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिज़िक्स, जब आइंस्टीन जो थे फिज़िक्स में सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग होता है स्टार्टिंग टू फेल होनी शुरू हो गई थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, वो अपनी स्टडीज़ को फिनिश करने के बाद मिलेवा से शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी जो मदर थी वो इसके अगेंस्ट थी, इसके विरोध थी। क्यों? शी थॉट मिलेवा वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, उन्हें लगता था उसकी मदर को कि जो मिलेवा थी वो उसके पुत्र से 3 साल बड़ी थी। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, और जो उसके बेटे से बड़ी भी लगती थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंसी, वह मिलेवा की इंटेलिजेंसी से भी बॉदर फील करती थी। क्यों चिंतित थी? बॉदर मीन्स चिंतित होती थी। क्यों चिंतित होती थी? शी इज़ अ बुक लाइक यू, वह अपने जैसे उसका बेटा एक तरह बुक की तरह था, तो वह कहती थी कि वह तुम्हारी तरह ही एक बुक है, पुस्तक है। हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द राइटिंग ऑफ, उसकी मदर ने ऐसा कहा और आइंस्टीन ने जो थी शादी को टाल दिया था। तो हमने पढ़ा कि जो आइंस्टीन था, जब वो अपनी भौतिकी फिजिक्स में अपनी प्रॉब्लम, जब वो भौतिकी विज्ञान की सबसे मुश्किल समस्याओं का समाधान कर रहा था, उस समय उनका प्राइवेट जीवन जो था असफल होना शुरू हो गया था। अल्बर्ट मिलेवा से अपने अध्ययन के तुरंत बाद शादी कर लेना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ इस शादी के विरुद्ध थी। उसने सोचा कि मिलेवा उसके पुत्र से आयु में 3 साल बड़ी थी, इसलिए उस उम्र जो थी वो उम्र उसके बेटे के लिए ज़्यादा थी। वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थी, बॉदर थी। क्यों? वह तुम्हारी तरह ही एक पुस्तक है, उसकी माँ ने कहा। आइंस्टीन ने शादी को टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन, तो फाइनली 1903 में इस पेयर ने क्या थी, जनवरी में शादी कर ली थी और उनके 2 बेटे भी थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ समय के बाद द मैरिज फेल्ड मीन्स असफल होगी, बिकेम वीक मीन्स कमज़ोर होनी शुरू हो गई थी। क्यों? मिलेवा मीन वाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस, बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मिलेवा जो थी उसकी इसी समय के दौरान मिलेवा जो थी अपनी बौद्धिक अभिलाषा को खोती जा रही थी और वह एक अनहैप्पी तो दुखी गृहिणी बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, तो उसे लगा कि वह एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन रही है। तो अनेक वर्षों के कॉन्स्टेंट मीन्स निरंतर झगड़ों के बाद उस जोड़े ने अंत में 1919 में एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया था, तलाक ले लिया। आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से उसी वर्ष में शादी कर ली थी। आइंस्टीन्स न्यूज़ पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेंट with his rise to world fame. In 1915, he had published his journal Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected होता है, changed direction because it hit something through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. तो इसमें हमने क्या पढ़ा है? आइंस्टीन का जो नया व्यक्तिगत अध्याय उसके विश्व प्रसिद्धि तक पहुंचने के अनुरूप था। मीन्स अब वो विश्व में बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने जा रहा था। मीन्स पहले भी उसको फेम मिल गया था, अब और भी अधिक फेम प्राप्त करने जा रहा था। उसने अपने सापेक्षता के साधारण सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिसने गुरुत्व को एक नई व्याख्या प्रदान की। 1919 में एक सूर्य ग्रहण ने यह प्रमाण दे दिया कि उसका सिद्धांत बिल्कुल सही था। आइंस्टीन ने पहले से ही बिल्कुल सही गणना कर ली थी कि किस सीमा तक स्थिर तारों का प्रकाश सूर्य के गुरुत्वाकर्षण
क्षेत्र के द्वारा अपनी दिशा बदल लेंगे। अखबारों ने उसकी खोज को एक वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया था। जैसे कि हमने बताया था कि फ्यूचर में होने वाली चीज़ को वो पहले ही महसूस कर रहे थे और पहले वो बता रहे थे। तो इस प्रकार से जो अखबार थे उन्होंने उसकी खोज को एक वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्होंने साइंस के क्षेत्र में एक स्टॉर्म यानी तूफान ला दिया था। नेक्स्ट देखिए, आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. ही वॉज showered with honor and invitations from all over the world and lauded by the press. आइंस्टीन को 1921 में भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उस पर सम्मान एवं संसार के सभी जगह से निमंत्रणों की एकदम से बौछार आ गई। हर जगह से उसके ऊपर शोवर मीन्स बौछार आ गई, ऑनर की और इन्विटेशंस की। और प्रेस ने उसकी भरपूर प्रशंसा की। जो प्रेस थी उन्होंने उसकी लॉर्ड मीन्स उसकी भरपूर प्रशंसा की। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. एक साथ ही जब 1933 में नाजी जर्मन में अधिकार में आए थे, जब 1933 में नाजी जर्मन में अधिकार में आए, तब आइंस्टीन ने यूनाइटेड स्टेट्स की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। जाके अमेरिका की उन्होंने नागरिकता को प्राप्त कर लिया था। 5 वर्ष के बाद बर्लिन में आणविक विखंडन की खोज हुई थी। बर्लिन में तो अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिकों ने बहुत शोर शराबा किया। उनमें से अनेकों फांसीवाद से दूर भाग निकले, और जैसे आइंस्टीन ने किया था, और उन्हें डर था कि नाजी लोग आणविक बम बना सकते थे और उनका प्रयोग कर सकते थे। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग होता है अपने साथ काम करने वाले की सलाह पर, आग्रह पर आइंस्टीन wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आइंस्टीन थे वो नहीं चाहते थे कि लोग इस टाइप के बम का इन्वेंट करें और उन्हें एक दूसरे के शहरों के ऊपर डालें, क्योंकि उन्हें पता था इससे बहुत अधिक डिस्ट्रक्शन होने वाला है, विनाश होने वाला है, तो वो इसके अंगेस्ट थे। तो एक साथी की आग्रह पर सलाह पर आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंक डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने चेतावनी दी इस प्रकार का एक अकेला बम किसी बंदरगाह पर विस्फोटित होने पर, सिर्फ एक जगह अगर वो विस्फोट होगा तो उसे ये नहीं है कि सिर्फ वही जगह खराब होगी, वही उसी जगह का विनाश होगा, संपूर्ण बंदरगाह के साथ साथ कुछ आसपास के क्षेत्र को भी पूर्ण रूप से नष्ट कर सकता था। मीन्स उसने पहले ही बता दिया था कि ये बम जो है बहुत अधिक खतरनाक है, तो ये एक जगह के साथ साथ ये कई जगह को लेकर जाएगा, उसका विनाश करेगा। उसके शब्दों का प्रभाव पड़े बिना रहा, मीन्स कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अमेरिकियों ने एक गुप्त प्रोजेक्ट से आणविक बम विकसित किया और इसे जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में उन्होंने गिरा दिया। तो आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में पढ़ रखा होगा, वहाँ पे बहुत अधिक विनाश हुआ था। काफ़ी वर्षों तक वहाँ पे जो लोग थे जिनका जन्म हो रहा था वो अपंग हो रहा था, बहुत से लोगों का जन्म। तो स्टूडेंट वहाँ पे हमने इसकी जब हिरोशिमा नागासाकी के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे कई वर्षों तक तो क्या हुआ कि फसलें ही नहीं पैदा हुई थी। मतलब जब वो बम विस्फोट हुआ था उसमें जो कॉइन थे वो भी मेल्ट हो गई थी, लोगों की स्किन जो थी मेल्ट हो रही थी, बहुत अधिक डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो नेक्स्ट, Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt,
This one made on no impact, but over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. मिसिव होता है लेटर, कैसा लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर होता है। तो आइंस्टीन जो थी विनाश की सीमा से बहुत अधिक विचलित हो गया था। उनको बहुत अधिक शौक लगा जब उन्हें ये समाचार मिला, जब भी उन्हें अमेरिका ने वाला काम बम विस्फोट किया तो वो बहुत अधिक शॉक्ड हुए, विचलित हो गए। इस बार उसने एक सार्वजनिक पत्र यूनाइटेड नेशंस को लिखा। इसमें उसने विश्व सरकार के निर्माण का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूजवेल्ट को लिखे पत्र की भांति नहीं, मीन्स वैसे नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीन्स जैसे उसने पहले भी लेटर लिखा था उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस बार भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगले दशांक के दौरान हथियारों के निर्माण के विरुद्ध हलचल मचाते हुए और अपनी लोग, मीन्स उन्होंने हर बार जैसे हथियारों का निर्माण हुआ तो उन्होंने हर बार उसका एंगेस्ट किया और अपनी लोकप्रियता को शांति और प्रजातंत्र के संघर्ष के लिए प्रयोग में लाते हुए आइंस्टीन राजनीति में पहले से भी ज़्यादा सम्मिलित हो गए। मीन्स फिर वो पॉलिटिक्स की तरफ उन्होंने अपना रुख कर लिया और पहले से अधिक वो पीस, शांति के लिए वो अधिक काम करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से देश में शांति होनी चाहिए। उसको उन्होंने अपने आप को उन्होंने इस काम के लिए सौंप दिया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो यहाँ पे विजनरी क्या होता है, क्या मतलब विजनरी का? A person who can think about the future in an original and intelligent way. एक ऐसा पर्सन जो कि फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोच लेता है, वो भी ओरिजिनल बिल्कुल निस्वार्थ ढंग से एंड इंटेलिजेंट वे से जो कि सोचता है। तो यहाँ पे आइंस्टीन को विजनरी बताया गया है। जब 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टीन की मृत्यु हुई तो उसे एक भविष्यदर्शी और एक विश्व नागरिक के रूप में उतनी ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई जितनी एक वैज्ञानिक तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति के रूप में मिली थी। तो जैसे कि स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जो आइंस्टीन थे, जो कि बचपन में बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते थे, उन्हें नहीं पता था किसी को कि आगे चल के ये इतने फेम मिलने वाली है, इन्हें इतने फेमस होने वाले हैं और पॉलिटिक्स में इतने छा जाएंगे, नहीं किसी को पता था। पॉलिटिक्स में भी इनका काम क्या था, पीस के लिए इन्होंने काम किया, शांति के लिए इन्होंने काम किया। इन्होंने परमाणु बम को रोकने के लिए बहुत अधिक कोशिश की कि इस टाइप के हथियारों को नहीं बनाया जाए। तो इसलिए इनके माइंड को क्या कहा गया, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ को देखकर चलता है, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, कोई भी समाज के लिए काम करके ज़्यादा खुश नहीं होता है। लेकिन ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपने से ज़्यादा समाज के बारे में सोचा, फ्यूचर के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन्होंने हर तरह की कोशिश की। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ओके।